नमस्कार दोस्तों। वीडियो का थंबनेल देखने के बाद आप सभी को पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। अगर आप भी जर्मनी में सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो कि मुझे यूट्यूब पे सर्च करने पर भी नहीं मिली और एक तरह से वो मेरा सरदर्द बन गया। तो आप इस चीज़ से बचे और आप मेरे वीडियो से आप सारी इन्फॉर्मेशन आप ग्रैब कर सकते हैं कि अगर आप जर्मनी के अंदर एक सेकेंड हैंड कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं कि आपको किस तरीके से कार सर्च करनी है और आपको किस तरह की कार खरीदनी चाहिए। टिप नंबर 1 मेरी आपको यही रहेगी कि अगर आप जर्मनी में सेकेंड हैंड कार खरीदने का ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज आप उन लोगों से खरीदने का ट्राई करें जो लोग ओल्ड है, क्योंकि जो ओल्ड लोग होते हैं वो गाड़ी की मेंटेनेंस टाइमली करवाते रहते हैं। और अगर आप कोई भी गाड़ी अगर किसी यंगस्टर से खरीद रहे हैं तो प्लीज आप उस गाड़ी को बिल्कुल रिसर्च कर ले, उस गाड़ी को आप बिल्कुल देख परख कर ले, क्योंकि मोस्टली जो यंगस्टर्स है या जो लड़के टाइप है वो गाड़ी की मेंटेनेंस टाइमली नहीं करवाते, क्योंकि गाड़ी की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो प्लीज जब भी आप गाड़ी खरीदे तो इस चीज का प्लीज ध्यान दे कि आप गाड़ी सोच समझ कर ले। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि आपको और दूसरा टिप जो मेरा आपको रहने वाला है कि आपको किस तरीके की गाड़ी जर्मनी में खरीदनी चाहिए। सेकेंड हैंड कार अगर आप देख रहे हैं तो आपको जो दूसरी चीज देखनी है वो आपको देखनी है कि किलोमीटर्स, कि कितना किलोमीटर वो गाड़ी ऑलरेडी जा चुकी है। अगर वो गाड़ी 1,50,000 किलोमीटर तक जा चुकी है तो प्लीज कोशिश करें कि आप उससे कोई नीचे की गाड़ी खरीदने की कोशिश करें। फिर भी अगर आप उस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो प्लीज आप ओनर का देखें कि आप सारे फैक्टर सोच समझ कर चले कि भाई आपका ओनर कैसा हो। आपका ओनर अगर ओल्ड है, अगर उसकी गाड़ी 1,50,000 किलोमीटर चल भी चुकी है तब भी वो गाड़ी की मेंटेनेंस टाइमली करवाता होगा। अगर आप किसी ऐसे बंदे से गाड़ी खरीद रहे हैं जो टाइमली मेंटेनेंस नहीं करवाता, जिसका के पास कोई सर्विस का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो प्लीज उस गाड़ी को खरीदने से बचे जो 1,50,000 किलोमीटर से ऊपर जा चुकी है, क्योंकि अगर वो गाड़ी इतना चल चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट है। अच्छा, जो मेरा आपको जो तीसरा टिप जाता है कि अगर आपकी गाड़ी टुफ एक हमारे यहाँ पर होता है कि गाड़ी का रोड वर्दीनेस एक सर्टिफिकेट होता है कि गाड़ी रोड पर चलने लायक है या नहीं है, उसे हम जर्मनी में टुफ बोलते हैं, लेकिन अगर आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे तो TUV होता है, लेकिन जर्मनी के अंदर आप उसे टुफ बोलेंगे। टुफ का मतलब है कि गाड़ी की रोड वर्दीनेस कैसी है। तो ट्राई कीजिए अगर, क्योंकि मोस्टली जो जर्मनी में जो टुफ होती है वो 2 साल के लिए वैलिड होती है और जो टुफ की अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है, वो 500 से लेके 1000 यूरो तक भी जा सकती है। तो प्लीज ट्राई कीजिए। बहुत सारी गाड़ी विदाउट टुफ होती है जो कि लोग सेल करने की कोशिश करते हैं, जो कि रजिस्टर भी नहीं होती। कोशिश करिए कि आपकी गाड़ी कम से कम मिनिमम 1 ईयर की टुफ तो हो। अगर 2 ईयर की टुफ है तो ये आपका प्लस पॉइंट है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी गाड़ी के टुफ के लिए लेके जाते हैं, अगर वो गाड़ी टुफ पास नहीं करती तो आपको उस केस के अंदर आप उस गाड़ी को चला नहीं सकते। तो इतना प्लीज याद रखिए, अगर किसी गाड़ी की टुफ पॉसिबल नहीं है तो वो गाड़ी आप रजिस्टर नहीं करवा सकते, और लेकिन वो आपको आपके जिससे भी आपने ली है उसने सेल कर दी है तो आपको वो पैसे भी रिटर्न नहीं मिलेंगे। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए। तो आपको मैंने 3 चीज बताई। आप गाड़ी के ओनर को परखें, आप गाड़ी का मेंटेनेंस रिकॉर्ड चेक करें, आप गाड़ी के किलोमीटर्स चेक करें और आप गाड़ी की टुफ जरूर चेक करें कि टुफ कितने साल के लिए वैलिड है। तो चलिए आप बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जहां पर मुझे बहुत ज्यादा सरदर्द झेलना पड़ा कि भाई गाड़ी, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट कार थी और मैंने सेकेंड हैंड ली है, क्योंकि मैं इतना अभी रिच नहीं हुआ हूँ, तो इसीलिए ये मेरी फर्स्ट कार थी, सेकंड हैंड है। गाड़ी के पेपर्स, आपको कौन कौन से गाड़ी के पेपर्स मिलने वाले हैं आपको मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल से बताने वाला हूं, ताकि आप उन चीजों को ध्यान में रखें और जब भी आप गाड़ी खरीद रहे हो उस समय आपको वो चीजें याद आए। सबसे पहली बात, आप जब गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आपका जो गाड़ी का ओनर होगा वो आपको एक कोफ फतराक देगा अगर आप गाड़ी खरीदने के लिए इच्छुक है। अगर आपने अपना मन बना लिया है कि मुझे यही गाड़ी लेनी है तो आप सबसे पहले आपको जो पहला डॉक्यूमेंट मिलने वाला है वो आपको मिलेगा कोफ, जिसे हम बोलते हैं कि सेल कॉन्ट्रैक्ट, कि आप दोनों ने मिलकर वो उस सेल कॉन्ट्रैक्ट को आप लोग साइन करेंगे, तब जाके वो आप उसे पैसे दे सकेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 बात, गाड़ी का फतराग लेना आपको बहुत जरूरी है, गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट लेना बहुत जरूरी है कि आपके बीच में सेल्फ एग्रीमेंट हुआ है बीच में। अगर आपने पेमेंट पे भी कर दी है तब भी ओनर आपको गाड़ी चलाने नहीं देगा, गाड़ी की कीज नहीं देगा। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, तो मैं आपको सारी चीजें मैं बताता हूँ। दूसरा जो बात है, गाड़ी का फतराग
कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद आपके पास जो दूसरा डॉक्यूमेंट आता है वो डॉक्यूमेंट आपका आता है इंश्योरेंस। गाड़ी का इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। विदाउट इंश्योरेंस आप गाड़ी रोड पर नहीं चला सकते। जर्मनी की सड़कों पर आप विदाउट इंश्योरेंस गाड़ी नहीं चला सकते। इस चीज का प्लीज ध्यान रखें। तो आपको सबसे पहले सेकंड काम क्या करना है, आपको गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी है, जिसे मैं बोलता हूँ आउट ऑफ फर्जिशरूम। आप गाड़ी की आउट ऑफ हाफ लीज फर्जिशरूम भी करा सकते हैं। हाफ लीज फर्जिशरूम एक थर्ड पार्टी फर्जिशरूम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उस बंदे को जिसकी गाड़ी का डैमेज हुआ है उसको पैसे प्रोवाइड कराएगी। आप भी क्लेम कर सकते हैं। तो उसका आपकी जो गाड़ी का डैमेज हुआ है तो उसकी कंपनी आपको पैसे पे करवाएगी, प्रोवाइडेड की आपकी गलती ना हो। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखें। प्लस मैं आपको इस इंश्योरेंस में आपको एक चीज जरूर ऐड करने को जरूर बोलूंगा। आपको जो ऐड करना बहुत जरूरी है, जो कि है रेत्सुस फर्जिशरूम। रेत्सुस फर्जिशरूम जो कि आपको 20 यूरो पर मंथ एक्स्ट्रा पड़ने वाली है, या उससे कम पड़ सकती है या उससे ज्यादा पड़ती है। वो डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कितना पुराना है जर्मनी के अंदर। रेत्सुस फर्जिशरूम कहाँ काम आती है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी गाड़ी पर किसी ने स्क्रैच मार दिया और आपने उस बंदे को देख लिया तो और उस बंदे ने आपसे इनकार कर दिया, तो उस केस में जो आपकी जो लोअर की जो रेस्ट का मतलब है लोअर, ठीक है, रेत्सुस फर्जिशरूम, जो आपको लोअर जो यहाँ पे जो लोअर्स हैं आपने उनकी इंश्योरेंस ले ली है, उनसे इंश्योरेंस ले लिया है। क्योंकि अगर आप ये इंश्योरेंस नहीं लेते तो लोअर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है जो कि आप पे करना भी नहीं चाहोगे। तो इस केस में आप हमेशा ये सोचोगे कि अगर स्क्रैच आ गया है तो आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहोगे। किसी ने आपकी गाड़ी पर स्क्रैच मार दिया है तो आपने सिर्फ उनको कॉल करना है या आपने उनको फोटो क्लिक कर कर आपने पोस्ट करनी है या ईमेल करनी है, उनको जो भी है आप कर सकते हैं। आपके जो लोअर होंगे वो आपका केस आपके बिहाफ पर लड़ेंगे और आपको पैसे मिलने के पूरे चांस होंगे उस चीज में। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, रेत्सुस फर्जिशरूम करवा लो, बहुत जरूरी है। अब मैं बात करता हूँ कि गाड़ी के पेपर्स आपको कौन कौन से मिलने वाले हैं। आपको मैंने 2 पेपर्स पहले ही बता दिए। गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया और नंबर 2 मैंने आपको बोला है इंश्योरेंस। आपका इंश्योरेंस करवाना, इंश्योरेंस प्लस रेत्सुस फर्जिशरूम, जो आपकी लोअर्स की भी आपके साथ इंश्योरेंस होगी, ये जरूर ले लो। अब जो थर्ड पार्ट की मैं बात करता हूँ, जो तीसरा पार्ट आता है वो आता है गाड़ी के जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो 2 भागों में डिवाइड होते हैं। नंबर 1 एक होता है फार्शोक टाइलनुमा 1। इसको हम बोलते हैं कि जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का पार्ट है वो उसका पार्ट नंबर 1 और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पार्ट नंबर 2। तो ये 2 आपको डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले हैं। तो गाड़ी के जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में आपको गाड़ी के बारे में बताया जाएगा कि भाई गाड़ी का मेक मॉडल और उसका इंजन साइज कितना है और कौन से गाड़ी का ओनर इसके ऊपर रजिस्टर्ड है। और जो दूसरा टाइल नंबर स्वाई मैंने आपको बताया जो पार्ट नंबर 2 है रजिस्ट्रेशन का, उसके अंदर आपको सारा ये पता होगा कि भाई गाड़ी के ओनर्स कौन कौन रह चुके हैं, या गाड़ी का ब्रीफली डिटेल में वहां पर आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन होगा। तो लेकिन अब दोनों में से एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट नंबर जो 1 है, रजिस्ट्रेशन 1 है, ये आपको गाड़ी में रखना बहुत जरूरी है। और पार्ट नंबर 2 आप अपने घर पर भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो चीज है पार्ट नंबर 1 आपको गाड़ी के अंदर रखना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपके पास गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, आपने गाड़ी की इंश्योरेंस ऑलरेडी करवा ली है, आपके पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी है। रजिस्ट्रेशन 2 आपको 2 पार्ट मिल चुके हैं, रजिस्ट्रेशन पार्ट 1, रजिस्ट्रेशन पार्ट 2। अब नंबर 4 जो चीज की बात आती है वो आती है लाबो सुलासुंग डेंस से आपने एक अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, क्योंकि बिना नंबर प्लेट के आप गाड़ी नहीं चला सकते। यहाँ इंडिया वाला कोई सीन नहीं है कि आपने एक टेम्परेरी नंबर प्लेट बनवाई और आपने लगाई और आप गाड़ी दौड़ाते हुए चले गए। तो यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है। आपको सबसे पहले लाबो सुलासुंग डेंस से, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, लाबो सुलासुंग डेंस से आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। और आपको जब आप उस अपॉइंटमेंट के ऊपर जाएंगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर ले जाने बहुत जरूरी है। प्लस आपको अपना पासपोर्ट ले जाना बहुत जरूरी है। प्लस आपको 35 यूरो के अराउंड वहां पर खर्चा आता है, तो वो आपको, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम इतनी फीस लगती है, तो ये भी आपको ले जाना बहुत जरूरी है। प्लस में इसके साथ आपकी जो अनमेल्डुंग है, जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड है, वो भी आपको ले जाना बहुत जरूरी है। प्लस जो आपको मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स बताए ये आप लेकर ही जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप जब अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, आप उस अपॉइंटमेंट पर जाएंगे तो आप उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स देंगे और आप वहां पर पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपको क्या होगा, वहां पर आपको पूछा जाएगा कि आपको आपकी नंबर प्लेट कैसी चाहिए, आपको आपकी वुंस कैनन साइकन चाहिए। वुंस कैनन साइकन का मतलब है कि आपकी इच्छा के अनुसार आप जो नंबर चाहते हैं आपको वो चाहिए, या आप कोई भी नंबर लेने के लिए तैयार हैं। तो अगर आपको अपनी इच्छा के अनुसार
कोई नंबर चाहिए, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई नंबर चाहिए, तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो यहाँ पर 60 यूरो से लेके 200 यूरो तक वेरी करती है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा नंबर लेना चाहते हो। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें। नॉर्मल अगर आपको नंबर प्लेट चाहिए तो उसके लिए वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, एक पेपर देंगे, उस पर आपके गाड़ी का नंबर लिखा होगा। तो आपको उसके बाद ही तुरंत जैसे ही आप उस ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो वहाँ की आपको जो भी मैडम या सर होंगे वो आपको बता देंगे कि भाई आपको ये नंबर प्लेट बनवा के लानी है और दोबारा हमारे पास आके आपको अपने कागज कलेक्ट करने हैं। तो आप क्या करोगे, अब आप उस जो पेपर आपको वहाँ से मिला होगा आप उसे लेकर जहाँ पर जो नंबर प्लेट्स बनाई जाती हैं वो हमेशा डेकरा में होती है या टुफ में होती है, वहाँ पर कई सारे स्टोर्स बने होते हैं। तो सभी सभी लोग नंबर प्लेट्स बेचते हैं, वो जो प्रिंट करके बेचते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको एक कैश देना चाहूँगा, वहाँ पर नंबर प्लेट आपको खुद से नेगोशिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग आपको बोलेंगे, कोई आपको 20 यूरो बोलेगा, कोई आपको 50 यूरो बोलेगा, कोई आपको 40 यूरो बोलेगा, कोई आपको 60 यूरो बोलेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए और उन लोगों से आपको नेगोशिएट करना है कि आप कितना नेगोशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझसे उन्होंने सबसे पहले 45 बोला, तो मैंने उन्हें बोला कि अभी एक यहाँ से एक दोस्त गया मेरा, उसने नंबर प्लेट अभी जस्ट बनवाई है, उसने 25 में बनवाई। तो ये सुनकर उसे लगा कि इस आदमी को पता चल चुका है, तो उसने मेरे को कहा कि आप चलो 25 दे दो, लेकिन उसने 40 से उसने सीधा 25 किया। तो प्लीज़ आप भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं और अपने कुछ पैसे बचा सकते हैं। तो उसके बाद मैंने वहाँ से नंबर प्लेट ली और मैं वापस उसी जगह गया जहाँ से मुझे वो पेपर मिला था। तो वहाँ पर एक रूम होता है, आपको वहाँ पर वो जो आपने जो पेमेंट की थी, जो उस मैडम ने आपको रिसीट दी थी, आपने क्या करना है, जब वो मैडम आपको एक कार्ड देगी, आपने वो कार्ड लेके जाना है, अपने मशीन के अंदर उस कार्ड को इंसर्ट करना है और वहाँ पर आपको पैसे लिखे आ जाएंगे कि आपको इतना पैसे पे करने हैं। आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप कैश की पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपको एक रिसीट भी मिलेगी। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए। तो उस रिसीट को आपने एक साइड में एक ऑफिस होगा, आपने उस रिसीट को उस ऑफिस में देनी है, प्लस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी देने हैं। तो वहाँ से आपको जो आपकी नंबर प्लेट होगी, आपको वहाँ पे एक स्टिकर मिल जाएगा कि आपकी जो टूफ है, आपकी जो रोड वर्दीनेस है गाड़ी की, वो कब तक वैलिड है। तो वो लगानी बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहाँ से नंबर प्लेट ले आए और आप वहीं से घर निकल गए। प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगने बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से आपको स्टिकर मिल जाएंगे, तब जाके आपका काम खत्म होगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद क्योंकि आपके पास अभी तक गाड़ी की चाबी नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, उसके बाद आप लोग सीधा जाएंगे अपने ओनर के पास जिससे आपने गाड़ी परचेज करी थी। आप उसे सब पेपर्स दिखाएंगे, तो आप वहाँ पर साइन वाइन करेंगे, तब जाके आप गाड़ी की डिलीवरी ले पाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो में मैंने बिल्कुल आराम से सब चीज़ बताई है। अगर आपको तब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे मैसेज करें, मैं आपके मैसेज का 100% रिप्लाई दूंगा। और तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से सबा खैर, शुभ रात्रि। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।